नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में तबाही बढ़ती जा रही है, लेकिन इजरायल और अमेरिका के रुख नरम पड़ने की बजाय और आक्रामक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका से लेकर यूरोप तक गजा में युद्ध विराम की मांग उठ रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कतर की मध्यस्थता में वार्ता भी हुई, लेकिन ये वार्ता भी इस जंग को रुकवाने में नाकाम रही, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को गजा में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी है। ट्रंप ने कहा कि हमास खुद ही मरना चाहता है। तो ट्रंप ने इजरायल को गजा में तबाही मचाने की दी छूट। क्या अब और भड़केगा युद्ध? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस पर भीषण परमाणु हमले की तैयारी में नाटो देश। क्या रूस यूक्रेन युद्ध का बढ़ेगा दायरा? बढ़ते तनाव के बीच ज़ेलेंस्की पुतिन के बीच हो सकती है मुलाकात। थाईलैंड कंबोडिया में तेज हो रही जंग। चीन अमेरिका के प्रस्ताव को थाईलैंड ने ठुकराया। यूएनएससी में कंबोडिया ने उठाई युद्ध विराम की मांग। परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूरोपीय देशों और ईरान के बीच हुई बैठक। क्या ईरान अमेरिका के दबाव में आएगा? वार्ता के लिए रखी शर्त। और चलते चलते में देखेंगे परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। 10 साल लंबी रिसर्च से हुआ खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऐसे तो यूरोप खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासन को लेकर यूरोपीय देशों को दी चेतावनी। यूरोप में बढ़ते अप्रवासन को रोकने की दी सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप आदेश पर तीसरी बार रोक। फेडरल कोर्ट बोला ये संविधान के खिलाफ। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। बोले आतंकवाद पर पाकिस्तान का सहयोग सराहनीय। पाकिस्तान ने टीआरएफ को आतंकी घोषित करने के फैसले का किया है समर्थन। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। रैंकिंग में पिछड़े ट्रंप और मेलोनी। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी किया 2025 का ताजा सर्वे। तो गजा के हालात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। हर दिन वहां से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। गजा के लोगों की हालत एकदम दयनीय है। इसके बावजूद इजरायल के हमले रुकने के नाम नहीं ले रहे। दुनिया के अलग अलग कोने में इजरायल के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन ना तो इजरायल के हमले रुक रहे हैं और ना ही इजरायल को अमेरिका से मिलने वाला समर्थन। बल्कि अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को फ्री हैंड दे दिया है गजा में और भी तबाही मचाने के लिए। ट्रंप ने इजरायल से हमास का काम तमाम करने को कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता। गजा में गहराते मानवीय संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि हमास हकीकत में समझौता नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि वे मरना चाहते हैं। ये बहुत बहुत बुरा है। ये उस हद तक पहुंच गया है जहां आपको काम पूरा करना ही होगा। अब वक्त आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। अब डिप्लोमेसी का समय नहीं रहा। अब लड़ाई करनी होगी और सफाई करनी होगी। हमास को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। यानी ट्रंप ने इजरायल को खुली छूट दे दी है कि वो गजा में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करे और हमास का नामो निशान मिटा दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कतर में हमास और इजरायल के बीच चल रही वार्ता विफल हो गई है, जिसे लेकर अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने घोषणा की कि अमेरिका मौजूदा बातचीत से पीछे हट रहा है ताकि रणनीति की समीक्षा की जा सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में फलस्तीन का समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। गजा में युद्ध विराम की मांग बुलंद करते हुए न्यूयॉर्क स्क्वायर पर हजारों की भीड़ ने रैली की। वहीं गजा में खाने की कमी से जूझते लोगों के सपोर्ट में अमेरिकी डॉक्टर और पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति ट्रंप से इजरायल को समर्थन खत्म करने की मांग की है। लेकिन राष्ट्रपति के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, बल्कि दुनिया में इजरायल के बढ़ते विरोध के बीच उसके लिए अमेरिका का समर्थन बढ़ा है, जिसे लेकर अमेरिकी जनता में भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके इस ऐलान से गजा में तबाही और बढ़नी तय मानी जा रही है। जबकि ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि वो जंग रुकवा देंगे, लेकिन उनके हालिया रुख से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस यूक्रेन का युद्ध अब कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इस बात की आशंका खुद रूस ने जताई है। रूस की सरकारी मीडिया ने रूस पर संभावित परमाणु हमले की चेतावनी दी है। रूसी मीडिया में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो कहती है कि उनके देश पर नाटो या पश्चिम की तरफ से परमाणु हथियारों से हमला किया जा सकता है।
जिस तरह से बीते कुछ वक्त से पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए इस रिपोर्ट में किए गए दावे को नकारा भी नहीं जा सकता। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। यूक्रेन के साथ अमेरिका तो पहले से ही खड़ा है, लेकिन अब यूरोपीय देश भी उसके समर्थन में उतर आए हैं। फ्रांस ने तो यूक्रेन को हथियार भी देने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंधों से वार किया है, जिससे ये जंग अब सिर्फ रूस यूक्रेन की नहीं, बल्कि पश्चिमी देश बनाम रूस में बदलती जा रही है, जिसमें एक तरफ नेटो देश मिलकर हमला करेंगे तो रूस को भी कुछ बड़ी शक्तियों का साथ इसमें मिल सकता है। इन हालात में कम्सोमोल्स्काया प्रावदा सहित कई सरकार से जुड़े समाचार आउटलेट रूस और नेटो देशों के बीच संभावित परमाणु संघर्ष की चेतावनी दे रहे हैं। क्रेमलिन के करीबी विशेषज्ञ और विश्लेषकों का दावा है कि पश्चिम बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इन रिपोर्ट के जरिए रूसी नागरिकों को नेटो से युद्ध की किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। रूसी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, यूरोपीय देशों सहित पश्चिम के देश इस दशक के अंत तक बड़े पैमाने पर रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। ये रूस को विभाजित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हाल ही में नेटो में शामिल हुआ फिनलैंड का क्षेत्र रूस पर हमलों के लिए नेटो का लॉन्च पैड हो सकता है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन गई है। उन्होंने संघर्ष को भड़काने के लिए अमेरिका और यूरोप को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका पर कुछ ऐसे ही आरोप चीन की तरफ से भी लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र में पहले अमेरिका ने चीन से कहा कि उसे यूक्रेन में रूस की आक्रामकता को भड़काना बंद करना चाहिए, जिसके जवाब में चीन ने भी कह दिया कि वॉशिंगटन दूसरे पर दोष मढ़कर टकराव भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल रूसी मीडिया के इस दावे से हड़कंप मच गया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। इसके संकेत देते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं की बैठक मुमकिन है, लेकिन वार्ताकारों की तरफ से ठोस आधार तैयार किए बिना यह मुमकिन नहीं हो सकती। पुतिन जेलेंस्की समिट शांति समझौते के अंतिम चरण के रूप में ही हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले रूस यूक्रेन के बीच तुर्की में वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी वार्ता सफल नहीं रही। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा है, जो यूक्रेन और अमेरिका को मंजूर नहीं है। ऐसे में क्या ये मुलाकात सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी तय है कि अगर जेलेंस्की पुतिन की मुलाकात में भी बात नहीं बनी तो फिर ये जंग और भड़क सकती है। और अब अगली खबर में बात होगी थाईलैंड कंबोडिया में बढ़ते युद्ध की। तो दोनों एशियाई देशों में तेज होते इस संग्राम ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि पहले से ही दुनिया के अलग अलग कोने में संघर्ष छिड़ा हुआ है और अब ये नया मोर्चा एशिया में खुल गया है। तीसरे दिन भी थाईलैंड कंबोडिया के बीच झड़प का सिलसिला जारी रहा। खबर आ रही है कि कंबोडिया ने थाईलैंड पर ग्रैड मिसाइलें दागी है। इससे हुए नुकसान के बाद थाईलैंड ने 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। वहीं थाई हवाई हमलों में कंबोडियाई सेना का रूस से लिया हुआ BM-21 रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो गया। थाईलैंड सरकार ने कंबोडिया के साथ जारी संघर्ष के युद्ध स्तर पर बढ़ने की चेतावनी दे दी है। थाईलैंड के कार्यवाहक PM फुमथुम वेचायाचाई ने कहा कि भारी हथियार इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं और सीमा पर 12 जगह लड़ाई फैल गई है। इस संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस लड़ाई में उसके 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 8 नागरिक हैं और 5 सैनिक हैं। इसके अलावा 71 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं थाईलैंड के भी 20 लोग मारे गए, जिनमें 14 नागरिक और 6 सैनिक शामिल हैं। इस संघर्ष के कारण दोनों देशों ने राजनयिक संबंध भी कम करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इस हिंसक संघर्ष को गहराते देख कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की है। अमेरिका, मलेशिया और चीन जैसे देशों ने सीजफायर कराने की पेशकश भी की, लेकिन थाईलैंड ने सभी के मध्यस्थता के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये 2 देशों के बीच का मामला है, इसका सिर्फ द्विपक्षीय समाधान किया जा सकता है। अभी हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कंबोडिया को पहले सीमा पर हिंसा बंद करनी चाहिए, तभी कोई रचनात्मक वार्ता संभव है। हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। वहीं कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि इस लड़ाई में देखा जाए तो कंबोडिया को कमजोर पक्ष के रूप में देखा जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य क्षमताओं में जमीन आसमान का फर्क है। थाईलैंड के पास फाइटर जेट्स भी हैं, लेकिन कंबोडिया के पास तो सशक्त नौसेना भी नहीं है। ऐसे में कंबोडिया पर थाईलैंड के हवाई हमलों की पहले से ही निंदा हो रही थी।
और अब इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में थाईलैंड और कंबोडिया दोनों की उपस्थिति रही। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के दूत ने कहा कि हमारा देश थाईलैंड के साथ तत्काल युद्ध विराम चाहता है, हम शांति चाहते हैं और बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, जिस पर बैंकॉक ने भी बातचीत के लिए सकारात्मक संकेत दिया है, लेकिन ये बातचीत कब होगी इस पर कोई सहमति फिलहाल नहीं बनी है। इस बीच हिंदुस्तान की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हिंदुस्तानी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा के पास बनी स्थिति को देखते हुए थाईलैंड आने वाले सभी भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे थाईलैंड की आधिकारिक वेबसाइटों, विशेष रूप से टीएटी टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड न्यूज रूम से अपडेट लेते रहें। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और थाईलैंड के 7 प्रांतों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। और अब अगली खबर में बात होगी पश्चिम एशिया की। तो पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को बार बार जंग की धमकी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान किसी भी तरह के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन वो बातचीत के लिए जरूर तैयार है और यूरोपीय देशों के साथ उसने बातचीत भी शुरू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के साथ भी जल्दी ही बातचीत की तैयारी है। ईरान बातचीत तो अमेरिका से भी करने को तैयार है, लेकिन बदले में अमेरिका से वो भरोसा चाहता है इस बात का कि बातचीत के पीछे अमेरिका का कोई गुप्त एजेंडा नहीं होना चाहिए। इस बीच यूरोपीय राजनयिकों के साथ ईरानी अधिकारियों की तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गतिरोध को दूर करने के लिए फिर से बैठक करने पर सहमति जताई है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, उनके अधिकारियों के साथ 4 घंटे तक चली बातचीत ईरान पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर केंद्रित थी, जिन्हें 2015 में तब हटाया गया था जब ईरान ने यह माना था कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध और निगरानी रखी जा सकती है। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि गंभीर, स्पष्ट और विस्तृत बैठक में परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों के हालात पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही आगे की चर्चा पर सहमति व्यक्त की गई। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अगर बातचीत का कोई हल नहीं निकलता है तो ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे स्नैप बैक कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता तो पहले हटाए गए प्रतिबंध तुरंत फिर से लागू किए जा सकते हैं। इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा था कि ईरान की भागीदारी कुछ अहम सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जिनमें एक ये भी है कि अमेरिका पर ईरान का भरोसा दोबारा कायम किया जाए, क्योंकि फिलहाल ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि बातचीत का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई जैसे छिपे एजेंडे के लिए एक मंच के रूप में नहीं किए जाना चाहिए। इससे पहले ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर उस पर प्रतिबंध वापस लगाए गए तो वो परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से हट जाएगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के हाल के हमलों के बाद देश का परमाणु उद्योग फिर से बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया भर में फैले तीसरे विश्व युद्ध के डर की। दरअसल इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग, गजा में तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई तल्खी और कंबोडिया थाईलैंड के खराब रिश्तों की वजह से पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का डर पैदा हो गया है। और अगर युद्ध हुआ तो जाहिर है कि परमाणु हथियार भी इस्तेमाल में लाए जाएंगे। इसलिए इन सब के बीच परमाणु युद्ध की चर्चा ने भी इस वक्त दुनिया को दहशत में डाल दिया है। हाल ही में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक सनसनीखेज रिसर्च ने इस खतरे की ओर इशारा किया है। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित इस रिसर्च ने चेतावनी दी है कि एक सीमित परमाणु संघर्ष भी दुनिया को अकाल की ओर धकेल सकता है। रिसर्च बताती है कि परमाणु विस्फोटों से निकलने वाली कालिख हमारे वायुमंडल में फैलकर सूरज की रोशनी तक को रोक देगी और सूरज को रोकने वाली ये परत कई सालों तक बनी रहेगी, जिससे वैश्विक कृषि यानी ग्लोबल एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। फसलों को धूप न मिलने से मक्का जैसी तमाम प्रमुख फसलें नष्ट हो जाएंगी, जिससे खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। रिसर्चर्स ने साइकिल्स एग्रो इकोसिस्टम मॉडल का इस्तेमाल कर 6 परमाणु युद्ध के संभावित हालात की जांच की और इसके जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल परमाणु युद्ध के बाद कृषि को सामान्य होने में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। यह सिर्फ सैन्य या राजनीतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक इकोलॉजिकल और मानवीय पतन होगा। इसके अलावा एक फुल फ्लेजेड यानी पूर्ण पैमाने का न्यूक्लियर वॉर ऐसा वैश्विक अकाल लाएगा जो सारी सभ्यताओं को लील सकता है।
क्या हम इस तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? ये सवाल हर किसी को डरा रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।